हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि 400 क्वेश्चंस बहुविकल्पी 400 प्रश्न मैं आपको कराने का मैंने वादा किया था, तो जिसमें से 100 मैं करा चुका हूं, 20 ये हो जाएंगे तो 120 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और विश्वास करिए, बहुविकल्पी प्रश्न मैथ्स की अगर हम बात करें 2025 में गारंटी है इन 400 से बाहर एक सवाल भी नहीं आएगा। मैथ्स में 2025 में जब आप पेपर देने बैठोगे, आई थिंक 1 मार्च को आपका पेपर है। 1 मार्च को जब आप जाओगे, अगर ये 400 सीरीज वाली पूरी वीडियो आपने देख ली, 20 क्वेश्चंस की सारी वीडियो, कोई 30 मिनट की है, कोई 35 मिनट की है, लगभग ऐसी ही वीडियो है, अगर वो आपने देख ली तो 20 नंबर आपके पक्के हैं। इसमें कोई संदेह वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये मैं आपको बता दूं, 2024 मैथ्स में जो पेपर आए हुए हैं, सेम टू सेम पेपर मैं लेके आ जाता हूं। ये सेम पेपर है, इसका कोड नंबर 822IA करके कुछ है। ठीक है, अभी आगे इसमें जैसे यहाँ पे ये कोड लिखा है ना, ऐसे ही कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये सेम पेपर वही है जो बोर्ड में छपता है। ठीक है, और आपको पता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा करने चाहिए। क्यों? क्योंकि 99% चीजें रिपीट होके वहीं से घुमा फिरा के आती हैं। ठीक है, तो ये कम से कम आपका 400 सवाल करते करते आपके कम से कम 2022-21 तक के सारे पेपर कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या। एक वृत्त अगर मान लो मैं बना ही लेता हूं, एक वृत्त अगर मैं बना ही लेता हूं और इस वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, मान लो बिंदु P है, तो इस बिंदु P से इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक तो यहां से कुछ इस तरह से एक ये खींच सकते हो और एक ये खींच सकते हो स्पर्श रेखा। इसके अलावा और कोई भी रेखा खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, इसको कट कर देगी या इससे दूर चली जाएगी। तो कितनी रेखा खींच सकते हो? 2। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कहता है बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। देखो यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमारा ओरिजिन है। अब 7,3 मैंने बिंदु ले लिया यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये और वाई पे 3। मान लो यहाँ पे अंदाजे 7,3 एक बिंदु ले लिया। वाई अक्ष से दूरी, तो ये है वाई अक्ष, ये आपका वाई अक्ष है। यहाँ से इस बिंदु की दूरी जब कुछ नहीं दिया है तो मतलब कि बिल्कुल 90 डिग्री इस पे डाल दो परपेंडिकुलर, वो निकाल लो, जितना लंबाई होगा वही उसकी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने एक 90 डिग्री डाला और इसकी लंबाई 7,3 निर्देशांक है, तो आप सभी को पता है ये 7 है और यहाँ से यहाँ ये कितना होगा? 3 होगा। तो ये 7 है, यानी कि वाई अक्ष से दूरी कितनी है? 7 है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो आप कहते 3। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे यदि पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को हैंडल कैसे करना है वो जरा देख लेना, टाइम बचे इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ पहले से। पी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा और कॉस थीटा को लेफ्ट साइड लाऊंगा, तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में क्या लिख सकता हूँ? पी। ठीक है, अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है, तो मैंने टेन थीटा बराबर लिख दिया क्यू अपॉन पी। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, सबके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ये लिखने का मेरा मकसद ये था कि टेन को मुझे सेक में बदलना था, क्योंकि सेक जो है अगर मुझे सेक मिल गया तो कहीं ना कहीं उसका उल्टा करके मुझे कोसेक भी आराम से मिल जाएगा। मतलब कोसेक मिल जाएगा या सेक से एक रिलेशन निकाल सकते हैं इसका। तो कुल मिला के देखो, अब टेन स्क्वायर थीटा, अब तुमने ये पढ़ा होगा कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कई बार ये पढ़ा देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ही एक्सप्रेशन है, तो ये अभी फिलहाल रहने दो। हमने टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये लिख दिया बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर थीटा एक को राइट साइड भेज दो तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इसको जोड़ोगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये लिख सकते हो। अब सेक स्क्वायर थीटा को चाहो तो 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के बजाय मैं इसको सीधा कॉस लिख रहा हूँ, मतलब उल्टा कर दे रहा हूँ। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसको भी उल्टा कर दूंगा, तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे लिख दूंगा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सभी लोग लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई, यहाँ तक पहुंच गया। अब इसको लेफ्ट साइड लाओ, साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेजो, तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख के और इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर
थीटा हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? आई थिंक आपको कोई दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब क्या है, इसको भी घटा दो, घटाओगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में आ जाएगा। यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब साइन स्क्वायर थीटा को चाहो तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लेकिन मैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा मैंने सीधे लिख दिया, यानी कि उल्टा कर दिया, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर लिख सकते हो। कोसेक थीटा बराबर ये करड़ी में हो जाए तो क्यू का स्क्वायर है तो क्यू बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो करड़ी में रह जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। तो ये वाला ऑप्शन देख लो कहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा लंबा था, टाइम टेकिंग था। क्वेश्चन नंबर अभी तक कितना कर लिया था हमने, 3 कर लिए थे। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और tan 89 डिग्री का मान होगा, ये निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। देखो tan जो 1 डिग्री है उसको चाहूँ मैं तो 90 माइनस 89 डिग्री लिख सकता हूँ, 90 में से 89 घटेगा तो 1 बचेगा ना। tan 2 डिग्री को मैं चाहूँ तो 90 माइनस 88 लिख सकता हूँ। tan 3 डिग्री को मैं चाहूँ तो 90 माइनस 87 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे करते 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 tan जो 45 आएगा बीच में उसको मैं लिख दूंगा 90 माइनस 45। बात समझ गए? और उसके बाद क्या बचेगा, ये आगे ऐसे ऐसे चलते चलते tan 88 डिग्री ऐसे ही रहेगा और tan 89 डिग्री ऐसे ही रहेगा। मतलब कि 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 88, 89। 45 के बाद 46 से जो नंबर आएगा ना उसको मैं नहीं बदलूंगा। tan 45 तक मैं बदल दूंगा, लेकिन 46, 47, 48 वो मैं नहीं बदलूंगा। समझ गए? इस तरह से। अब tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये वाली वैल्यू COT कॉट 89 डिग्री हो जाएगा। ये वाली क्या हो जाएगी, COT कॉट 88 डिग्री हो जाएगा। उसके आगे वाला कॉट 87 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे करते 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 tan आखिरी में 88 डिग्री और tan 89 डिग्री, इसके पहले 87, 86 ऐसे नंबर मिलेंगे। अब तुम्हें पता है कि tan और cot एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यानी कि tan अगर cot थीटा लिखा हो और इंटू tan थीटा तो ये कट के 1 आ जाता है। तो ऐसे ही देखो ना, tan 88 cot 88 सॉरी tan 89 cot 89, ये दोनों कट के 1 दे देंगे। 88 88 कट के 1 दे देंगे, 87 87 कट के 1 दे देंगे, मतलब सब कुछ कट पिट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा अच्छा था, पर ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। अगर कोई बच्चा दिमाग लगा ले 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना था और थोड़ा सोच ले कि भाई पहला टर्म आखिरी से कटेगा, दूसरा इससे, तीसरा इससे, और कटते 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 आखिरी में सारे ही कट के खत्म हो जाएंगे। बात समझ गए? ठीक है, tan हाँ कट के लगभग सारे कट के, क्योंकि ये 1 से 89 जाएगा, 88 से ये जाएगा, मतलब ये कटते 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 सारे कट के 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें पे चलते हैं। कह रहे हैं यदि समीकरण के मूल बराबर हैं तो क्यू का मान है। मूल बराबर है तो आप सभी को पता है बी स्क्वायर माइनस जो 4AC है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 इंटू ए का मतलब कि 3 और सी का मतलब कि माइनस क्यू, तो 3 और गुणे माइनस क्यू और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो 25 माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 तिक्का 12 क्यू बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो 12 क्यू बराबर माइनस 25, यहाँ से आप क्यू बराबर लिख सकते हो माइनस 25 बटा 12, तो माइनस 25 बटा 12 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे 6 कह रहा है समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी यहाँ पे दी हुई है का 11वां पद होगा, ये रिपीटेड है। अब तक मैंने जितने भी सवाल, मतलब अब तक मैंने जितने भी वीडियोस करा दी हैं इस बार 2025 में, ये सभी में लगभग रिपीटेड है। तो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले से निकलता है, निकाल लेना, ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। रिपीटेड है यार, 10 बार रिपीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पीई मतलब प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट के होने की, अगर ये है तो ई पे बार यानी कि उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पीई बार जो है ना ये इसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि 1 में से इसको 0.05 को घटा देना होता है, यानी कि वो कितना आ जाता है 0.95। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। कह रहा है इस थैले में एक गेंद या छिद्रिया मतलब कि रैंडम इंग्लिश में निकाली जाती हैं, गेंद के लाल होने की प्रायिकता है। तो प्रायिकता कैसे निकलती है,
प्रायिकता में हम कहते हैं कि अनुकूल, हम कहते हैं अनुकूल अनुकूल, हमारे फेवर में कितने घटनाएं घट रही हैं और कुल कितनी घटनाएं, अनुकूल बटे कुल, हमारे फेवर में कितनी है, फेवरेबल और टोटल, ये अगर कर दें तो, यानी कि देखो कह रहा है गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल कितनी गेंदें हैं, 3, तो एक एक पूरी गेंद में 8 है, इसमें से लाल, हमें लाल निकालना है ना, तो लाल निकलने के चांस 3 है, 3 गेंदें हैं तो लाल 3 चांस है कि लाल निकल जाए, और कुल कितनी है, 8 है, तो कोई भी एक निकलने के चांस कितने हैं, 8 हैं भाई, कोई भी एक गेंद निकालनी है ना तो कुल 8 तरह से निकाली जा सकती हैं, 8 में से कोई भी निकल सकता है, तो लाल होने की प्रायिकता क्या है, 3/8 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9वें सवाल पे चलते हैं। 9वां सवाल, नौवा ये रहा, देखो यहाँ पे एक फिगर ये दिया हुआ है जिसमें कि ये इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है कि डीई पैरेलल बीसी, यानी कि बीसी के समांतर एक डीई रेखा इस त्रिभुज में खींच दी है, ठीक है, बस इतना दिया हुआ चित्र में। सीई की माप, सीई मतलब कि देख लो ये वाली दूरी तुमसे पूछ रहा है, सीई ये वाली दूरी तुमसे पूछ रहा है। थेल्स थ्योरम यहाँ पे काम आएगी। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज उसके किसी भी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा अगर इस तरह से खींची गई हो तो ये बाकी की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब कि थेल्स थ्योरम है कि ए डी बटे ए से डी बटे डी से बी जो होगा वो बराबर होगा ए से ई बटे ई से सी के, बस तो वैल्यू रख दो, ए डी 1.3 बटे डी बी कितना है 3.9 बराबर ए ई कितना है 1.5 और बटे ई सी तो निकालना ही है, दशमलव से दशमलव कट गया, 13×39 यानी कि ये हो गया 1/3 और बराबर 1.5 बटे ई सी, तो यहाँ से ई सी बराबर हो जाएगा 15×45 यानी कि 4.5 ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। थेल्स थ्योरम यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, एक रिवीजन आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10वें पे। कह रहा चित्र में ये त्रिभुज ये दिया हुआ है तथा एक त्रिभुज ये दिया हुआ है। अब तुम्हें देख के ही पता चल गया होगा कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब कि समरूप त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कि ये कोण 70 डिग्री 70 डिग्री देख रहे हो दिया हुआ है, भुजाओं की लंबाई यहाँ पे चित्र में भी दिखाई गई है और वो लिखा भी हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से क्या सही होगा, तो एक बात समझो, देखो mn और pq, mn बटे pq अगर करते हैं तो कितना आता है 3/2 आता है, यानी कि 1.5, ठीक है, 1.5 आता है। और ऐसे ही ये ml बटे ये ml बटे, देखो ये वाली भुजा नहीं है बल्कि ये वाली है qr, ml बटे qr करते हैं तो 4.5 बटे कितना आता है 3, तो ये भी कितना आ जाता है, ये भी हल करते हैं तो कितना आता है 1.5 आता है, ये भी कितना आता है 1.5 आता है। यानी कि तुम देख रहे हो कि इसका और इसका अनुपात, बल्कि ये वाला और ये वाला नहीं, इसको घुमा दो तो ये और इसका अनुपात जो है वो 1.5 बराबर हो गया, और साथ में ये इन दोनों जो दो अनुपात वाले हैं इनके बीच का 70 है, दो अनुपात वाले इनके बीच का 70 है, मतलब कि जो MNL है वो PQR जो त्रिभुज है उसके समरूप होगा, तो NML PQR के समरूप होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें सवाल पे कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। गोले का पृष्ठ या गोले का वक्र पृष्ठ पूछा जाए, हमेशा याद रखो कितना होता है 4πr² होता है। आई रिपीट अगेन, गोले का जो व्यास है, सॉरी गोले का जो वक्र पृष्ठ है या केवल पृष्ठ लिखा हो वो ऑलवेज कितना होता है 4πr², 4πr², 4πr²। तो यहाँ से इसको देखो 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का वक्र पृष्ठ, तो निकाल दो 4 × पाई इंटू आर, आर मतलब कि व्यास का आधा, यानी 1/2 का आधा, यानी कि कितना हो जाएगा 1/4, और इसका स्क्वायर है तो गुणे 1/4 कर दूंगा। समझ गए, सिंपल तरीके से निकालना है हमें ज्यादा, क्योंकि पाई आंसर्स में है तो पाई का मान मत लिखना, सिंपली 4 से 4 कट गया तो π/4 कितना बच गया, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है वो उसका वक्र पृष्ठ या फिर पृष्ठ निकल के आएगा, π/4 इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रिवीजन जो चल रहा है ना इतना बेहतरीन चल रहा है, एकदम मैं कह रहा हूँ कि यही फॉर्मूले, यही सवाल, यही चीज़ें हो सकता है अंकों के साथ आपके परीक्षा में मिल जाए। मैं कह रहा हूँ पेपर दे के आओगे तो चाहे अभी कमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पेपर दे के आओगे तो तुम्हारा दिल करेगा एक बार कि इस वीडियो को खोलें और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि सर इसी में से सवाल आए हुए थे। इतना प्रॉपर ये वीडियो है, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत है कोई परेशानी है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। हालांकि देखो मैं जितने मतलब तरीके से पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से, अगर आप थोड़ा सा, मैं देखो मैं
टाइम पास नहीं करता हूँ, कहने का मतलब ये है। मैं ज़्यादा इसलिए लंबी वीडियो नहीं, टाइम पास की जरूरत पड़ती है लंबी वीडियोज़ में, तो मैं छोटी छोटी वीडियो आधे घंटे की वीडियो में मैं टाइम पास भी करूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, छोटी मोटी एक चीज़ दो चीज़ थोड़ी ना तुम्हें सिखाना है, 20-20 सवाल कराने आसान थोड़ी यार आधे घंटे में, वो भी समझा के। ठीक है, तो इसलिए इसको लाइक जरूर कर दो एक बार अगर पढ़ रहे हो, और शेयर और सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लोग देख नहीं रहे, वीडियो लोगों तक पहुँच नहीं रही है, पता नहीं क्यों। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 11th हो चुका। 12 कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। एक वृत्त बनाया, ये इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी कितना होगा, ये भी 6 ही सेंटीमीटर होगा। वो कह रहा है कि ये दो जो त्रिज्याएं हैं और ये जो एक चाप बना रही हैं इस वृत्त पर, ये कोण केंद्र पर कितने का बना रही हैं, 30 अंश का कोण बना रही हैं। तो संगत चाप की माप होगी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, चाप की लंबाई है, वो तुमसे पूछा है। तो याद रखो, चाप की लंबाई जब भी निकालनी हो थीटा इंटू आर करना होता है। थीटा ये जो केंद्र पर बना कोण है इसी को कहते हैं थीटा, और इंटू आर वृत्त की त्रिज्या होती है। थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर रट लो, चाप की लंबाई थीटा इंटू आर होती है। थीटा जहां पे रेडियन में होता है और आर तो सेंटीमीटर में, मीटर में, किसी में भी हो सकता है, थीटा रेडियन में होना चाहिए। हालांकि अगर कोई चीज रेडियन में नहीं दी गई है, डिग्री में दी गई है, अगर रेडियन में नहीं दी गई है, डिग्री में दी गई है, तो आप चाहो तो जो डिग्री में दिया है उसमें पाई बाई 180 से गुणा करके, जो डिग्री में दिया है उसमें पाई बाई 180 से गुणा करके उसको रेडियन में बदल सकते हो। तो थीटा आर थे जहाँ थीटा रेडियन में है, अगर डिग्री में दिया है तो पाई बाई 180 से गुणा कर दो, वो रेडियन में चला जाएगा। तो इसलिए थीटा और गुणे पाई बाई 180 कर दिया, जहाँ पे थीटा डिग्री में लिखना है आपको, तो वो आपका फॉर्मूला सही बनेगा इंटू आर। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ इस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि मेरा तो 30 अंश का कोण दिया है डिग्री में, तो मैं थीटा रख दूंगा 30 गुणे पाई बाई 180 कर दूंगा, और इंटू आर 6 दिया हुआ है मैं रख दूंगा। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 3 छक 18, 6 से 6 केवल पाई बच गया। केवल क्या बच गया, पाई बच गया। तो मैं लिखूंगा पाई सेंटीमीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी, पाई सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, कोई एक वृत्त है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर के एक वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। मतलब बाहर एक बिंदु कोई Q है, और ये जो है अगर इसके केंद्र से एक रेखा ये वाली खींचें, इसके केंद्र से एक रेखा अगर ये वाली खींचें, तो इसी पर कहीं Q है, और इस Q से ये जो स्पर्श रेखा हम क्या करें, खींचे, तो उसका नाम जहां पे वो स्पर्श करती है वृत्त को P, और वो रेखा का नाम PQ दिया गया है। इसको अच्छे से शांत दिमाग से पढ़ो, तो यही कह रहा है ये। और उसमें भी इसने OQ यानी कि O से Q यानी कि ये 12 सेंटीमीटर दूरी दे दी है, और P से Q की माप आपसे पूछ रहा है। तो एक बात सोचो, O से मैं अगर P को मिला दूं, आप सभी को पता है कि त्रिज्या वृत्त पर हमेशा, परिधि पर हमेशा लंब होती है, तो ये अपने आप 90 अंश का कोण बना लेगी। और त्रिज्या 5 है, तो यह भी त्रिज्या है, यह भी 5 होगी। यानी कि यह पूरा कितना है, यह पूरा कितना है 12, यह कितना है 5, और तुम्हें P से Q निकालना है। समझ गए? तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी PQ का वर्ग। मैं लिख सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, समकोण त्रिभुज PQ निकालना था। यहाँ से सेकंड्स में निकलेगा 12 पर हम 144 माइनस 5 बच्चे 25 बराबर PQ का मैं क्या लिख दूंगा, स्क्वायर। 144 में से 25 आप घटा दो तो कितना बचेगा, 25 5 30, 10 40, 4 44, 10 5 15, 4 19, कितना बच रहा है यार, 119 बच रहा है मेरे ख्याल से। 9 5 14, 1 2 1 3 1 4, हाँ 119 बराबर कितना आ गया, PQ का स्क्वायर। तो PQ बराबर करड़ी में 119, कोई भी बता देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सवाल, इस फिगर को समझो, सवाल की भावनाओं को समझो, और सेकंड्स में आप आंसर निकाल पाओगे। 14 नंबर पे चलते हैं। संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कहते हैं MOSP। इससे ज़्यादा आसान और हलवा सवाल मिल ही नहीं सकता है। होमवर्क है, अभी फटाक से पेन और पेपर तुम्हारे पास होगा ही, अगर पढ़ रहे हो तो फटाक से बता दो इसका जो LCM है वो, सॉरी HCF है, MOSP वो कितना आ रहा है, निकाल के बता दो जल्दी से। ठीक है, चलिए तब तक मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। किस पे, सवाल नंबर 15 पे कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या। अच्छा जी, बेलन तो तुम्हें पता ही है ना, ये वाली आकृति होती है बेलन,
और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो दी गई है कितनी, 3.5, ये दी गई है 3.5। यदि उसकी ऊंचाई इसकी यहाँ से यहाँ तक की एक ऊंचाई होती है, ऊंचाई, ये ऊंचाई दी गई है कितनी, 8.4 सेंटीमीटर हो, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। दिमाग में सेट करो, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सुनते सुनते ही तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ से हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का है या फिर वक्र पृष्ठ का, बात एक ही है, निकालना है। 2 पाई आर एच से निकलेगा, सारे आंसर्स में पाई है तो मैं पाई का मान बिना रखे इसमें मान रखता हूँ, तो 2 गुणे पाई गुणे आर, कितना है त्रिज्या 3.5 है, और गुणे एच कितना है 8.4 है, 8.4 है। ये गुणा कर दूंगा तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। 35 दूनी 70, एक अंक पे 0.7, 7 का इसमें गुणा कर दो, 7 चौके 28, 2 7 8 56, 57 58, एक अंक पे 58.8 पाई जो है गुणा करने पे आएगा। यहाँ पे देख लो 58.8 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेलन से ये एक अच्छा सा छोटा सा सिंपल सा सवाल था। इसमें इंपॉर्टेंट बस इतना था कि बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला तुम्हें जरूर याद होना चाहिए, जो कि होता है 2 पाई आर एच। 16वां कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल होगा। ये कम से कम 5-6 बार रिपीटेड है, 5-6 बार रिपीटेड है। ये भी तुम्हें एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, निकाल के इसका आंसर बता देना। रिपीटेड है, आसान सा फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, बना देना इस सवाल को तुरंत, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 17वां पे कह रहा है द्विघात समीकरण का विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविक्त कर कितना होगा, बी स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर, एक माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए कितना है, एक है, इंटू सी कितना है, सी संयोग से -1 है, गुणा करोगे तो ये 1 धन 4 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। विविक्त द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का विविक्त कर होगा, तो ये तो आ रहा है 5, विविक्त कर आ रहा है 5, या फिर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, विविक्त कर में कुछ गलती, एक बार और निकाल देता हूँ भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, ठीक है। 1 माइनस और माइनस प्लस 4, इसका तो आंसर 5 आ रहा है, ठीक है। या अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो भी बताना। 5 आ रहा है वैसे तो, -5 यहाँ दिया हुआ है तो इसको +5 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। या अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो मेरे को बताना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देख लेना एक बार, अगर हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह थोड़ी बहुत हो जाती है तो वो कोई बड़ी बात नहीं। विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहां से निकालोगे, वही मैंने निकाला भी है, ठीक है। चलो 80 नंबर पे चलते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होगा, अच्छा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक तो लिखा है मैंने, ठीक है। कोई कहीं हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख दो ना, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और वो कितना होता है -b/a बराबर माइनस b की वैल्यू, -4 तो मैंने रख दिया -4/a, ए की वैल्यू 4 तो ये रख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया प्लस में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे एक पीछे आ गया क्या, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। देखो निम्नलिखित सर माध्य, इसमें क्या पूछा हमसे, माध्य पूछा है। माध्य मैंने कितनी ही बार आपको निकलवा, माध्य बराबर समेसन fi(xi) अपॉन समेसन fi। माध्य इस फॉर्मूले से निकलेगा, कितनी ही बार मैंने निकलवा दिया, ये भी रिपीटेड है। कम से कम अगर देखो, जो तुम अगर नए स्टूडेंट हो, पहली बार इस वीडियो पे आए हो, सही कह रहा हूँ, इसके पीछे मेरी प्लेलिस्ट में जाओ ना, PLAY प्लेलिस्ट, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे देखोगे पहली ही प्लेलिस्ट अभी फिलहाल, अदरवाइज वहां लिखा हुआ है क्लास 10th 400 टॉप 400 MCQ क्वेश्चंस, ऐसे लिखा हुआ है। वहां जाओगे ना, पहली वीडियो से शुरू करो, ये मेरे ख्याल से 6ठी वीडियो है। अब 5 वीडियो तुम कर लोगे ना तो ये माध्य तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, हलवा हो जाएगा, सेकेंड्स में निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है, इसका माध्य निकाल के मुझे दो, क्योंकि 5 वीडियो में करा चुका हूँ, 6ठी में आए हो, रिपीटेड, ठीक है। कम से कम तुम भी बनाओ। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया। XI क्या होता है, XI क्या होता है, वो जब
वो होता है इन दोनों का आधा, इन दोनों का आधा, वो बता दिया मैंने, पिछली वीडियोस में खूब एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसका आंसर मुझे चाहिए। इसके अगले वाले सवाल का भी आंसर मुझे चाहिए। माध्यक वर्ग, ये भी रिपीटेड है, मैं कह रहा हूँ रिपीटेड 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 रिपीटेड, इसमें बारंबारता दी हुई है, संचयी बारंबारता निकालनी है और सारी फ्रीक्वेंसीज का आधा करना है। उसके इस जो वैल्यू आएगी इसके आसपास की वैल्यू संचयी बारंबारता में देखना, आगे वाली, पीछे वाली नहीं। और वो जिस भी माध्यक वर्ग अंतराल से टकराएगा वो तुम्हारा आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। ये मैंने रिपीटेड रिपीटेड 1000 बार करा चुका हूँ। आई होप अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा यहाँ तक आया होगा इसका आंसर मुझे जरूर देगा। आंसर करिए कमेंट में जरूर आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर आप बताइए। रिपीटेड 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 मैंने 1000 बार माध्यक वर्ग निकाल दिया है। अब से पीछे की वीडियोज अगर नहीं देखी है तो जरूर देखना। यानी कि जो नए सवाल थे वो मैंने करा दिए, जो पुराने थे वो मैंने तुम्हें एज अ होमवर्क दिया है। अच्छे स्टूडेंट हो तो करो, सेकेंड्स में लगेगा ये सवाल। मैंने माध्यक वर्ग कई बार निकलवा दिया अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये करके दिखाना मुझे। अब अभी की फिलहाल वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।